नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रट्टा मार केमिस्ट्री में। और जी हाँ, यहाँ रट्टा नहीं मारना है। दोस्तों, आज हम लोग निधि का इंटरव्यू देखने जा रहे हैं। निधि पटना से ही है और उसको मैंने 2016 में नारायणा में पढ़ाया था। एट प्रेजेंट शी इज स्टडिंग इन आईआईटी खड़गपुर। तो यहाँ पर वो अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करेगी कि क्या-क्या दिक्कत आई, किस तरीके से उसने अपनी जर्नी को बनाया और किस तरीके से आज वो अपनी लाइफ आईआईटी में थर्ड ईयर में बिता रही है। तो चलिए शुरू करते हैं निधि राज के इस जर्नी को। निधि बेटा कैसे हैं आप? आपको आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग सर। हाँ तो कैसे निधि अभी तो बताइए। अच्छे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है ठीक आईआईटी है। में? घर हाँ पढ़ाई भी ठीक चल रही है, अभी तो सेमेस्टर भी एंड हो गया। सेमेस्टर भी खत्म हुआ है, तो कौन सा सेमेस्टर में निधि जी आप अभी? अभी फोर्थ सेमेस्टर खत्म हुआ है, थर्ड ईयर भी स्टार्ट होगा जून। अच्छा, थर्ड ईयर अभी स्टार्ट होने वाला है जून में, है ना? तो 2 साल खत्म हो गए आपके। बहुत बढ़िया। हाँ, ब्रांच कौन सी है निधि आपकी? ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग, क्या बात कर रहे हैं, सही में? हाँ अरे तो बहुत ही बढ़िया बात है यार। तब तो फिर मतलब केमिस्ट्री से पाला छूटा नहीं आपका अभी तक, है ना? नहीं। हाँ और खास करके मतलब फिर तो आप वो थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, केमिकल हाँ, रिएक्शन इंजीनियरिंग, केमिकल काइनेटिक्स भी खूब पढ़ लिए मास होंगे आप, ट्रांसफर है सब ना? कुछ। हाँ, मास ट्रांसफर, हीट हाँ, ट्रांसफर, हाँ मेरे भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे। हीट ट्रांसफर था, मास ट्रांसफर था, रिएक्टर डिजाइनिंग भी पढ़ा होगा आपने तो? रिएक्टर डिजाइन अभी नहीं। अभी नहीं है। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हम्म। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे दीजिए आपसे बात करके। आई थिंक हम लोग जब लास्ट टाइम क्लास में थे तब वो टाइम 2015-16 का टाइम था, है ना? हाँ, तब आप क्लास 2016। 2016 में, तब आप क्लास 11th में थी, एकदम छोटी सी, है ना? हम्म। पढ़ा क्या करती हाँ थी क्लास में? चलिए बहुत ही अच्छी बात है। और आज आप आईआईटी खड़गपुर में, है ना? हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात। तो निधि जी शुरू करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि थोड़ा सा क्या आप अपने बारे में बताना चाहेंगी पहले? बिहार से ही बिलोंग करते हैं और पटना, फिर नारायणा में स्टार्ट किया था। 2 साल का कोर्स था, फिर उसके बाद ड्रॉप ईयर में वीएमसी में पढ़ा। तो ड्रॉप ईयर के बाद ही ये आईआईटी जेई वाला क्लियर हुआ, क्रैक हुआ। नहीं तो बढ़िया। हाँ। और फिर 10th और 12th सारा स्कूलिंग वगैरह सब यहीं पटना से हाँ। और फिर उसके बाद आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन लिया और अभी थर्ड ईयर स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट। यस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दीदी जी मैं कुछ बात आपसे करना चाहूँगा। जैसे हम लोग जैसे बिहार में पढ़ते हैं, तो हाँ जनरली यहाँ पर अगर हम बात करें तो लड़कियों को इतना ज़्यादा कोई पेरेंट मतलब अब तो ठीक है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो आपके घर से मतलब आपकी पढ़ाई को लेके हमेशा कैसा सपोर्ट रहा था? हमेशा सपोर्ट रहा है और इनकरेज भी किया गया है। जो भी चाहिए था पढ़ाई के लिए वो सब दिया भी गया है। पैकेजेस या फिर कुछ मतलब प्रीवियस ईयर और भी बुक्स वगैरह डिमांड था तो वो सब पूरा किया गया है और इनकरेज किया गया है। कभी भी मना नहीं किया गया है, पढ़ाई को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ कभी भी। तो घर वालों ने आपका हमेशा पूरा सपोर्ट दिया, मतलब कोई किसी प्रकार हाँ। का कोई डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं हुआ, हमेशा नहीं। आपको एक सपोर्टिव मिला घर की तरफ से? हाँ, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे आगे भी जो भी करियर में जाना हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। निधि जी, आपको आईआईटी के बारे में मतलब आपने सोचा कैसे? जैसे आप आपने क्लास 8, 9, 10th की स्कूलिंग की, फिर आपने 11th, 12th में नारायणा में एडमिशन ले लिया, वहाँ पे हाँ। आपने क्लासेस की। तो मतलब ये आईआईटी का आपके दिमाग में ऐसा आया कहाँ से? मतलब आईआईटी या मेडिकल या आईआईटी ही क्यों करना है? ये चीज़ मतलब कहाँ से हुआ इसकी शुरुआत? हाँ, जब 9th क्लास में थे तो फेवरेट ही सब्जेक्ट मैथ्स था, तो मेरा था अच्छा, जो भी करना है मैथ्स के ही साइड करना है। तो मैथ्स में फिर इंजीनियरिंग ऑप्शन था, फिर इंजीनियरिंग में तो फिर लगा वही अदर कॉलेजेस में क्यों जाना है, सबसे अच्छा वाला एम रखते हैं। तो आईआईटी उसी टाइम पे पता चला और आईआईटी के बारे में पता भी किए तो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म लगा। तो इसके लिए मैथ्स के ही साइड जाने के लिए फिर आईआईटी की तैयारी शुरू हुआ। तो
ऐसा कुछ मतलब स्टार्टिंग से फिक्स नहीं था कि आईआईटी करना है, इंजीनियरिंग करना है। 9th में जाकर मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों से अच्छा खासा था, तो इसलिए आईआईटी के लिए सोचा। हाँ। लाइफ कैसी है आईआईटी में, मतलब मैं जानना चाहता हूँ, जैसे मैं खुद भी वहां से पढ़ा हूँ, लेकिन मैं आप जो हाँ। है मुझसे काफी टाइम बाद वहां गई है ना, तो अभी तो आईआईटी का जो माहौल है काफी चेंज भी हुआ है। तो जैसे आपने तो ऑब्वियस ही बात है कि सेकेंड ईयर तो आपका कोविड के कारण घर में ही बीता होगा, है ना? पूरा ऑनलाइन लेकिन था हाँ, सेकेंड वो ईयर। बहुत ही मतलब बहुत ही घटिया होता है, कोई भी अपने कैंपस को हाँ। छोड़ के घर में रह के पढ़ाई करना पसंद नहीं करता है। हाँ। लेकिन फर्स्ट ईयर आपने शायद कैंपस में अपना बिताया होगा, है ना? हाँ। तो फर्स्ट आईआईटी ईयर। की, हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए। अच्छा मतलब इंडिपेंडेंट जैसा फील होता है, और सबसे अच्छा साइकिल, कैंपस, ये सब लगता है। और फिर कैंटीन वगैरह, और पढ़ाई एकेडमिक वगैरह भी, लाइब्रेरीज हैं मतलब, और क्लासेस भी अच्छे हैं, और प्रोफेसर्स भी कुछ अच्छे हैं, कुछ मतलब सारे प्रोफेसर अच्छे पता है। कुछ कुछ है थोड़ा, लेकिन चिंता मत बहुत करिए, आपका ये हाँ। इंटरव्यू प्रोफेसर सब नहीं देखेंगे आपके। हाँ। नहीं, ज्यादातर प्रोफेसर अच्छे हैं, कुछ कुछ ठीक है, मतलब सारे कॉलेजेस में होते हैं। और मेन मतलब एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि 3 to 4 आवर्स क्लासेस होते हैं, उसके बाद फुल रूम में रहना, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी कभी घूमने का मन कर रहा है तो कैंपस में ही। खड़गपुर के कैंपस के बाहर कुछ है नहीं, तो कैंपस ही में सब कुछ दिया गया है, तो एंजॉयमेंट भी फुल, मार्केट वगैरह भी है तो। और फिर पढ़ाई का शेड्यूल उसी हिसाब से सब अपने अकॉर्डिंग हो जाता है, तो बहुत अच्छा इंडिपेंडेंट जैसा लगता है। मतलब लाइफ बहुत ही बिंदास और बहुत ही सेट होती है। जैसे मतलब 11th 12th में अगर मैं आपको देखता था, तो आप मतलब क्लास में एकदम शांत बैठी रहती थी, कुछ नहीं हाँ। बोलती थी, एकदम चुपचाप। मतलब कुछ मन में अगर डाउट आया, बहुत ही मतलब बहुत परेशान कर रहा है, तभी आप आके डाउट पूछती थी, कुछ भी नहीं बोलती हाँ। थी। लेकिन अगर आज जिस निधि राज से मैं बात कर रहा हूँ, उसके आवाज में मुझे दिख रहा है कि एक कॉन्फिडेंस है, वो अपनी बातों को रख पा रही है। तो ये चेंज में कहीं ना कहीं जो हाथ है वो आईआईटी का, वो निकालने का, वहां जाके अपना टाइम स्पेंड करने का एक कॉन्फिडेंस तो अंदर से आता है निधि जी। मतलब अगर हाँ, आज अपने आप पर्सनालिटी को, डेवलप होता है। हाँ। मतलब आज से अगर आप 2 साल पहले को अपने आप को देखें और इस लास्ट 2 इयर्स में अपने अंदर के चेंजेस को देखें, तो मतलब एक कॉन्फिडेंस, एक पर्सनालिटी में चेंज और एक पॉजिटिव चेंज हमें देखने को मिलता है। हाँ। हाँ। चलिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। दीदी जी, जैसा आप भी 11 12 में पढ़ती होंगी, तो आपको भी घर वाले बोलते होंगे कि तेरे क्लास का जो टॉपर है वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, वो कब सो के उठता है, वो कौन सी किताबें फॉलो करता है। तो हमारे जो हाँ। स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ ही मतलब ये बहुत समस्या है, वो सबके घर वाले उनको परेशान कर देते हैं कि भैया जो आपका टॉपर है वो क्या खाता पीता है, वो कब सो के उठता है, वो कैसे अपना काम करता है। तो मैं थोड़ा सा आपकी जो प्रिपरेशन के टाइम पे जो आपका डेली रूटीन था, जब आप 11 12 में पढ़ती थी, या आपने उसके हाँ। बाद 1 साल का ड्रॉप भी लिया, तो उस टाइम हाँ। आप किस रूटीन को फॉलो करती थी? और क्या वो स्मॉल छोटी-छोटी चीजें जिसने आपको बाद में एग्जाम निकालने में हेल्प की, वो छोटी-छोटी आपकी रूटीन का क्या पार्ट था, जिसके कारण आप बोल सकती हो कि सर मैंने वो जो छोटा काम किया था, वो वाला काम किया, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली? इसके रिगार्डिंग मैं जानना चाहूँगा। हाँ। फर्स्ट 11th में तो शुरुआत 10th क्लास जैसा ही हुआ कि ये भी हो जाएगा। तो 11th में जैसे पहले पढ़ते थे वैसे ही, फिर लेकिन धीरे धीरे रियलाइज हुआ इतना आसान नहीं है, इसके लिए स्ट्रेटेजी कुछ बनाना पड़ेगा। तो फिर वही सुबह सुबह उठने का एक, जो कि बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी ट्राई किया। सुबह 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 एटलीस्ट 6 से 7 बजे के बीच उठकर अ, सबसे पहले जो सबसे टफ या फिर याद करने का कुछ ऐसा, रट्टा मारने का कुछ होता था, तो वो करते थे। जैसे लास्ट 1 मंथ या 2 मंथ बचा एग्जाम के पहले, मेंस और एडवांस के पहले, तो इनऑर्गेनिक के जितने रिएक्शंस थे वो सुबह सुबह एक बार याद करते थे, फिर नेक्स्ट डे लिखते, फिर याद, मतलब उसको कभी रिएक्शंस को छोड़ते नहीं थे ताकि वो हमेशा दिमाग में रहे, बहुत क्योंकि वो बढ़िया। याद ही कर सकते रिएक्ट कुछ कुछ समझने का, लेकिन पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सब तो बहुत सारे थे, वो सब किया। तो वो सुबह उठना मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है, ताकि दिन लंबा लगे तो टाइम भी बहुत ज्यादा मिले। फिर उसके अकॉर्डिंग सारा रूटीन, प्रीवियस ईयर तो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर को ज्यादा टाइम देकर। और फिर जो भी कोचिंग है उसके पैकेजेस वो बहुत सही है। और रूटीन में चेंजेस में तो यही, मॉर्निंग तो मेरे हिसाब से बेस्ट है, वही चेंज कर कर मतलब ज्यादा टाइम मिला, फिर समझ में भी आने लगा, 1 2 दिन 3 4 दिन के बाद पता चला प्रॉफिट हो रहा है तो।
और कितने घंटे आप सोते थी नॉर्मली? प्रॉपरली तो 7 to 8 आवर्स तो सोते थे, उससे 8 कम घंटा सोते थे, नहीं। मतलब अगर आप सुबह अगर 5-6 बजे उठ रही हैं, इसका मतलब आप रात को 10-11 बजे तक सो जाती थी आराम से, हाँ, हाँ, है ना? लेकिन निधि जी, आजकल के बच्चे, आपके भी अगर छोटे भाई-बहन होंगे तो आप जानती होंगी कि ये आजकल के जो हाँ, बच्चे हैं, ये बहुत परेशान हो गए हैं। मतलब ये ऐसे बच्चे हो गए हैं जो रात को 10, 11, 12 बजे तक मोबाइल में लगे रहते हैं और फिर सुबह अराउंड 8-9 बजे उठते हैं। हाँ, और जैसे मैं इनको यही बात बोलता हूँ कि आप रात को पूरा दिन का जब टाइम स्पेंड करते हैं तो रात को आपकी एनर्जी कहीं न कहीं लो हो जाती है। आप हाँ, उसको हाँ, पढ़ाई में इतना ज़्यादा डाल नहीं पाते हैं कि मतलब अगर आप भले ही किताब खोल के बैठे हैं, लेकिन आप इतना अच्छा फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। और वही हाँ, जैसा आपने बताया कि सुबह अगर उठेंगे तो एक फ्रेश माइंड रहता है और हम याद करने वाला जो पोर्शन, दैट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हाँ, रिएक्शंस हैं, कम से कम उसको अपन डेली पढ़ते हैं तो भी हमारे खून में बस जाता है, तो लगता है कि चलो मतलब अब तो हो जाएगा। और अगर आप डेली हाँ, रिवाइज़ करते हैं तो रिवीजन की स्पीड भी शायद बहुत तेज़ी से बढ़ जाती होगी। जैसे आपने बताया कि आप 1 महीने तक करती आ रही थी, तो हाँ, 10-15 दिन बाद सिर्फ आपको शायद पन्ने ऐसे पलटने पड़ते होंगे कि हाँ, अब तो मतलब फटाफट रिवाइज़ हो रहा है, चीज़ें तेज़ी हाँ। से हो रही है। याद करने का तो वैसे ही हो पाएगा, नहीं तो फिर एक बार में तो कुछ भी याद नहीं होगा। एटलीस्ट 1 महीना टाइम रोज देना पड़ेगा ताकि वो दिमाग में एकदम पूरी तरीके से फिट हो जाए। और रात के टाइम सोने के पहले वही रिविजन्स वगैरह, क्योंकि वो आसान होता है रिवीजन थोड़ा, वो पहले से पता होता है तो उसमें कम टाइम कम एनर्जी भी लगेगा तो चलेगा, तो वो रात में रिवीजन मतलब रिवीजन ही का रखते थे। और सुबह में कुछ नया या फिर कुछ रिएक्शंस याद करने का जो भी, और बीच में प्रीवियस ईयर या बीच में क्वेश्चंस वगैरह दोपहर के टाइम पे। और ऐसे दोपहर के टाइम में तो कोचिंग ही था, तो यही शाम और सुबह बचता है। हाँ, सुबह उठने वाली आदत अभी आईआईटी में मेंटेन थी कि छोड़ दी नहीं, थी आपने? नहीं, वो कहाँ, नहीं। क्लास 8 बजे सुबह सुबह होता 8 था से तो, सुबह स्टार्ट किया है, बिल्कुल। हाँ, तो ही सुबह उठते थे, नहीं तो फिर जिस दिन छुट्टी है उस दिन तो बिल्कुल नहीं। वो तो सुबह फिर कारण कारण ऐसा कुछ रहा नहीं ना कि कुछ अभी और हाँ, भी करना है, सही तो बात, सही बात। हाँ, लेकिन कम से कम आईआईटी या किसी गवर्नमेंट कॉलेज का ये तो बेनिफिट है कि सैटरडे और संडे दोनों छुट्टी होता है। हाँ, है ना? चाहे हाँ, कोई भी सैटरडे हो, चारों सैटरडे महीने का हमारी छुट्टी होती है ना? और हाँ, क्लास हाँ, का टाइमिंग वही शायद आपका भी होता होगा, 8 से 4 वाला या 8 से 5 वाला, है हाँ। ना? 8 से 5 जनरली लैब में मिलाकर, अगर कभी लैब नहीं है तो 8 से 12। 8 से 12, और वही मतलब 12 से 2 लंच ब्रेक जो होता है ना? हाँ, चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। निधि जी, आजकल कोविड के टाइम पे ऑनलाइन कोचिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रही है एज़ कम्पेयर हाँ, टू ऑफलाइन। ऑफलाइन की हम चीज़ों को इतना देख भी नहीं पा रहे हैं। आपको क्या लगता है, जैसे अगर आपके छोटे भाई-बहन हैं या आपको मतलब जैसे आपके टाइम की भी आप ऑनलाइन क्लासेस कर रही हैं अपने कॉलेज की, तो हाँ, अभी जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, जो बच्चा 11th क्लास में है, 12th क्लास में है, तो हाँ, ऑनलाइन कोचिंग उसको किस हद तक उसके लिए हेल्पफुल हो सकती है? और ऑफलाइन में ऐसी क्या चीज़ें थी जो उसको ऑनलाइन में अभी भी मतलब उतने अच्छे से उसको नहीं मिल पा रही हैं? जैसे पहले मैं अगर अपना एक व्यू पॉइंट बताऊँ इसमें, तो मुझे ऐसा लगता है कि सपोज़ निधि जी, अगर आपको रैंक निकालनी है आईआईटी की, हाँ, तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने टीचर के साथ बैठ के इंटरैक्ट करें कि सर मैंने यहाँ तक इसको ऐसे सोचा, मैंने ऐसे सोचा, और उसके हाँ। बाद वो टीचर आपकी हेल्प करता है। लेकिन एक जनरल अगर पढ़ाई करनी है तब तो ऑनलाइन मेरे हिसाब से सही रहता है। लेकिन आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेके? मैं जानना चाहूँगा। ऑफलाइन में कुछ कुछ टीचर्स पर्सनली जान जाते हैं, तो एक वहां पे बेनिफिट होता है थोड़ा, कि कोई भी डाउट हो डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या फिर मतलब टीचर टीचर सामने में रहते हैं तो ज्यादा अच्छा से होता है। ऑनलाइन में भी ठीक है, लेकिन ऑनलाइन इतना ओपन नहीं हो पाता। जैसे अभी मेरा ही मतलब क्लास भी होता है तो बहुत जल्दी ओपन नहीं हो पाते, कुछ क्वेश्चन पूछना होता है तो थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन सारे आंसर भी नहीं मिल पाते हैं। और मेरी एक बहन है, वो अभी 11th में है, तो वो कर रही है क्लासेस। तो ठीक है, वो क्लासेस तो कर रही है, लेकिन बहुत बच्चे क्लास करते करते फोन ही हाथ में है, तो वो कहीं और डाइवर्ट हो गए हैं फिर। हाँ, वो भी है। और फिर क्लासेस में ठीक है, लेकिन डाउट पूछने में बहुत प्रॉब्लम होता है। डाउट क्लास अलग से रखा तो जाता है, लेकिन क्लास में अटेंडेंस नहीं है डाउट क्लास के, क्योंकि बहुत बच्चे छोड़ देते हैं कि डाउट क्लास क्या करें, अगर टीचर का पर्सनल नंबर है वो पर्सनली पूछ लेंगे। क्लास का वो कंटिन्यूटी जो है, फ्लो है, वो टूट टूट चुका होता है ऑनलाइन के टाइम पे। लेकिन हाँ, ऑनलाइन घर बैठे अभी प्रोवाइड हो रहा है तो बहुत अच्छा है, बहुत सारे फ्री क्लासेस भी चल रहा है, कोचिंग भी चल रहा है।
तो जिनको डेडिकेशन है उनके लिए अच्छा है, जिनको जल्दी डाइवर्ट होते हैं कुछ भी चीज से तो उनके लिए फोन पे क्लासेस करना बहुत मुश्किल है। सही हाँ। बात बोल रहे हैं आप। ये चीज़ मतलब देखी है हम लोगों ने भी कि बच्चा फ़ोन पकड़ लेता है तो उसका माइंड बहुत जल्दी अनस्टेबल हो जाता है। 10 तरह की चीज़ें होती हैं फ़ोन के साथ, तो वो हाँ, थोड़ा इश्यू आता है। मतलब अगर करना है, डेडिकेटेड है तो वो कर लेंगे, उनको ऑनलाइन ऑफलाइन से ज्यादा उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई बहुत ज्यादा डेडिकेटेड नहीं है और डाइवर्ट वाला, तो उनके लिए ऑफलाइन ज्यादा अच्छा है, टीचर के सामने रहते हैं तो। बिल्कुल, टीचर का खौफ होना क्लास में थोड़ा ज़रूरी है निधि हाँ हाँ, था, मेरा जी। भी था खौफ, मतलब। आपका भी था। हाँ आप तो बेटा क्लास में कुछ बोलते ही नहीं थे यार निधि, है ना? हाँ हाँ, लेकिन मतलब डर तो लगता था कुछ कुछ डर टीचर्स। चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, निधि जी एक और सवाल उठता है, जैसे नॉर्मली जब बच्चा 8, 9, 10 तक पढ़ रहा होता है, तो उसको क्या होता है कि उसके टीचर्स पूरा उसका नोट्स बनवाते हैं, उसको डिक्टेट करते हैं, बच्चा आराम से हाँ अपने नोट्स बनाता है। लेकिन आपको शायद पता भी होगा कि जब हम लोग भी नारायणा में आपको पढ़ाते थे या चीज़ें करवाते थे, तो वहाँ हम लोग कभी भी खड़े होके मतलब डिक्टेट करवाना तो मैंने भी कभी पसंद नहीं किया कि मैं खड़े होके हाँ डिक्टेट करवा रहा हूँ और आप उसको नोट्स बना रहे हैं। तो बच्चा कहीं न कहीं नोट्स स्टार्टिंग में एडजस्ट नहीं कर पाता है। उसके माइंड हाँ में एक हमेशा रहता है कि यार टीचर कब डिक्टेट करेगा, कब मैं लिखूँगा, और इस चक्कर में वो नोट्स बनाता भी नहीं है। और मुझे ऐसा हाँ लगता है कि जब तक आप नोट्स खुद से ना बनाएँ, अपनी भाषा में, अपने आप की चीज़ों को समझ के, तब तक उस नोट्स की ना आत्मा समझ में नहीं आती कि हमने इसमें क्या लिखा है, इसमें हम क्या कहना क्या चाहते हैं। हाँ तो ये बच्चे नोट्स मतलब कैसे बनाएँ? मतलब उसके लिए आपने क्या तरीका अपनाया? क्या आपको दिक्कत महसूस हुई थी शुरू में, या फिर आपने कैसे उसको ओवरकम किया? क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सवाल उठता है नोट्स को लेके। हाँ, स्टार्टिंग में तो मतलब स्पून फीडिंग वाला तो आता था ही 9th 10th से ही। लेकिन फिर अपने लैंग्वेज में मतलब शॉर्ट नोट्स जैसा अगर कोई टीचर बोल भी रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं तो वो इतना टाइम देते हैं कि अपने लैंग्वेज में कुछ अपने तरीके से कुछ लिख सकते हैं कॉपी पे, शॉर्ट में। तो वही शॉर्ट में ही लिखना स्टार्ट किया पहले, ताकि कुछ कुछ आइडिया रहे, घर जाए दोबारा अगर कॉपी खोले तो पता रहे क्या पढ़ाया गया है आज। और टीचर्स इतना टाइम देते हैं कि लिख सकते हैं आराम से वो, मतलब कंटिन्यूअसली नहीं बोलते वो। आप भी पढ़ाते थे तो रिएक्शन आराम से लिखने का टाइम देते थे, बोर्ड पे लिख देते हैं। ये नहीं कि पूरा नोट्स बनवा रहे हैं, लेकिन खुद से नोट्स बनाया जा सकता था उस बीच। तो अगर मत धीरे धीरे तो पहले तो शॉर्ट से करना पड़ा, फिर उसके बाद आदत खुद आ जाएगा। अगर कुछ है तो, लिख लिया पड़ गया तो उसको अब अपने तरीके से फुल लॉन्ग में लॉन्ग नोट्स बनाकर लिख सकते हैं, ताकि फिर दोबारा करना हो तो अपना लॉन्ग नोट्स देख लिए। इससे क्लास में लिखना तो जरूरी है, क्योंकि वो वेट नहीं करना पड़ेगा कि अच्छा क्लास में जो पढ़ लिए वो याद रहेगा तो घर जाके लिखेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। तो बस एक मतलब क्या क्या पढ़ाई हुआ है वो सब लिख के थोड़ा फिर घर जाके उसको एक बार और अच्छे से फुल मतलब सेंटेंस के साथ तो लिखना पड़ता था। तो वो स्टार्टिंग में मतलब 11th क्लास में स्टार्टिंग में वो चीज की है, लेकिन फिर 12th में जो शॉर्ट में बनाते थे वो काफी रहता था, क्योंकि उसके बाद खुद आदत हो गया था कि शॉर्ट भी अब लॉन्ग में ही लिखा रहा था क्लास में ही, तो दोबारा टाइम नहीं देना पड़ता था। तो टीचर्स इतना टाइम तो देते हैं, उस इतना भी प्रॉब्लम नहीं होता है कि नोट्स नहीं बन रहा है, कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं वो, सुनते सुनते के साथ लिखा भी सकता है सब कुछ। हाँ मतलब कहीं न कहीं जो टीचर बता रहा है अगर आप उसको लिख लेते हैं क्लास में एज़ इट इज़ अपनी बातों में, तो वो अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा अच्छी बनती है उस चीज़ से निधि जी। हाँ हाँ, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं अगर टॉपिक लिख लें या उस टॉपिक का मेन मेन पॉइंट क्या था वो भी लिख लें, फुल टॉपिक नहीं लिखे, फिर उसके बाद घर जाएंगे तो वो मेन पॉइंट्स भी देखेंगे, तो याद आएगा कि अच्छा इस मेन पॉइंट पे इतना चीज सर बताए थे, तो फिर वो लिख लेंगे। तो इस तरीके से पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा, बस मेन पॉइंट्स लिखना है, शॉर्ट में बनाना है उसको, फिर घर जाके उस खुद याद आने लगे। अगर सेम डे ये करेंगे तो सेम डे नोट्स बनाएंगे, तो अगर एक दो दिन छोड़ देंगे तो फिर याद नहीं आएगा, फिर वही शॉर्ट नोट्स को ही मतलब याद करेंगे या पढ़ेंगे, फिर कुछ कुछ पॉइंट्स और छूट जाएंगे। तो सेम डे रिवीजन करना बहुत जरूरी है, कोचिंग का घर जाकर बहुत जरूरी है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे निधि जी, आपने हम्म। 11th-12th 2 साल पढ़ाई की,
अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में कुल मिला के हमारे पास मान लीजिए 32 चैप्टर हैं, 16 11th में है, 16 12th में है। हाँ, सिमिलरली इन दी मैथ्स ऑल्सो, और कुछ इसी तरीके से फिजिक्स में भी है हमारे पास। ठीक है, हाँ, तो जब एग्जाम का टाइम नजदीक आ रहा होता है तो सबसे बड़ा एक इशू आता है कि हम रिवीजन कैसे करें। इस रिवीजन में दो तरह की इशू बच्चे जो है फेस करते हैं। पहला ये फेस करते हैं कि सर हम रिवाइज कहाँ से करें, हम अपने नोट्स को पढ़ें, अपनी किताबों को पढ़ें, या दोनों को पढ़ें, हम मतलब थ्योरी पोर्शन कहाँ से कवर करें। पहला ये दिक्कत आती है। और दूसरी एक और समस्या इसमें ये आती है कि हम क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करें, मतलब एंड टाइम पर। सपोज एग्जाम से 1.5-2 महीने बाकी हैं, हम कौन से क्वेश्चन उठाएं। हमने किताब उठाई थी पी बहादुर या एन अवस्थी, या हमने वीके हाँ। जायसवाल, हमने किताब उठाई थी। अब सर हम क्या वापस से उस किताब को बनाएं, मतलब वो रिवीजन कैसे करें। तो उसमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला एक जो मुद्दा उठता है ये, और दूसरा जो इशू उठता है कि कौन से तरीके से अपने नोट्स को रिवाइज करें, नोट्स पढ़ें, कॉपी पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे, मतलब आपने इस चीज को टैकल किया था। हाँ, क्वेश्चन किताब तो एक दो मतलब किताब जैसे मैथ्स में या फिर केमिस्ट्री के लिए अलग से तो खरीदे थे, लेकिन वो एक बार बना वो सेकंड टाइम कभी टच ही नहीं हुआ। इतना टाइम लास्ट में रहता नहीं कि सेकंड बार उसको देख कर बनाए। तो जो पैकेज कोचिंग से मिलता है, अगर क्योंकि सारे कोचिंग में तो पैकेज प्रोवाइड किया जाता है, बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, पहले टीचर्स भी बताते थे तो उसी तरीके से गए उसमें। सारे पैकेज में क्वेश्चंस 2-3 लेवल करके दिया जाता है, या फिर इजी हार्ड ऐसा करके। तो उसमें बनाते बनाते कहीं ना कहीं तो गलत होगा या फिर दिक्कत आएगा जहाँ पे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो जहाँ एक बार में बन गया वो ठीक है, जो दोबारा बन रहा है या आंसर देखने के बाद, सॉल्यूशन देखने के बाद समझ आ रहा है ऐसे बनाना चाहिए, तो उसको टिक मार्क कर लिया। जो एकदम नहीं बना उसको स्टार मार्क कर लिया। मीन्स मार्किंग अपने अकॉर्डिंग करते जाना है। तो फिर वही सारा मतलब सारे पैकेजेस मेरा मार्किंग ऑलरेडी था। जब उसको बनाते थे तभी टिक मार्क और स्टार मार्क वो खुद पता, मतलब टिक मार्क किस चीज के लिए है वो खुद को पता है, स्टार मार्क किस चीज के लिए वो खुद को पता है। तो स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस पहले क्लियर करके फिर उसको दोबारा जब ये रिवाइज करने का टाइम आएगा तो बस स्टार मार्क और टिक मार्क वाले क्वेश्चंस को उठाना है। सारे क्वेश्चंस को बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिमिलर होंगे या फिर जो आता है ऑलरेडी वो सब है। तो जो मीन्स जो मार्क्ड क्वेश्चन है उसमें या तो 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स होंगे तभी वो नहीं बना या टफ लगा। तो उससे सारा कुछ रिवाइज खुद ब खुद होते जाएगा। तो सारा क्वेश्चन बनाने का कभी ऐसे जरूरत नहीं पड़ा। ये मेन मतलब ये तो खुद से भी जब हम स्टार्ट किए थे तो मैं शुरू से आदत था, ये 9th या 10th से ही आदत था। जो नहीं बना क्या उसमें बात है। 3-4 टिक। हाँ, वो क्योंकि जो नहीं बनता था तो उसको टिक लगा के रख देते थे, ये पूछना है या फिर इसको दोबारा हाँ बनाएंगे तभी पता चलेगा। तो हाँ वो हाँ। शुरू से था, तो वो मेरा बाद में भी होते गए। अब वो अभी भी है वो टिक वाला क्वेश्चन, कुछ भी बुक है तो उसमें ये करने का। और फिर एग्जाम टाइम जैसे 12th बोर्ड्स आता है तो और पैनिक होने लगता है, क्योंकि सेम सेम चीज हुआ था मेरे साथ भी। लेकिन 12th बोर्ड्स के लिए अगर 2 महीना या 1.5 महीना भी दिया जाए तो बहुत है। 2 महीना तो बहुत है। उसमें 12th का सारा कुछ रिवीजन हो जाता है। अगर अच्छे से किया रहे तो मतलब अब सिर्फ पास होने के लिए करना है नहीं, अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो सारा कुछ रिवीजन हो जाता है। तो जब 12th बोर्ड्स खत्म होता है तो 12th तो याद ही रहता है, लगभग दिमाग में रहता है। तो जो भी मेंस का एग्जाम है 60% 50% तो पहले से हो गया रहता है। फिर मेंस और 12th बोर्ड्स के बीच में थोड़ा गैप रहता है। तो बिल्कुल। उस गैप में फिर 11th का रिवाइज करने के लिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे दिसंबर या नवंबर के टाइम जब सिलेबस खत्म हो जाता है तो एक बार उसी टाइम पे 11th भी चेक मतलब देख लेते हैं एक बार, जो भी टफ लग रहा होता है या जो सब्जेक्ट उतना अच्छे से नहीं है उसको देख लेते हैं, ताकि जब दोबारा रिवाइज करें तो ज्यादा, क्योंकि 2 महीना का गैप बहुत होता है, 2 महीना में बहुत कुछ भूल भी सकते हैं। तो 2 महीना बस 12th के लिए रखते हैं, और 11th भी बीच बीच में कभी लगा कि देख लेते हैं 12th अभी सही जा रहा है तो तो जब बोर्ड्स के लिए तैयार करेंगे तब भी 12th कंप्लीट हो जाएगा हमारा। उसके बाद 11th को टच करेंगे तो 11th भी कंप्लीट हो जाएगा, दोनों चीज। और मेंस में 100% कंप्लीट करने का जरूरत नहीं है, कुछ कुछ टॉपिक छूट भी रहा है तो ठीक है, क्योंकि 11th ज्यादा टफ लगा 12th से। हाँ। तो 11th का टॉपिक छूट भी सकता है। हाँ, मेरा तो छूटा भी था 11th का कुछ कुछ टॉपिक। तो फिर उसको हम एग्जाम के मतलब 15-20 दिन पहले
पढ़ने नहीं लगे, क्योंकि फिर हम छोड़ दिए, क्योंकि इतना तो लेकिन आता था कि अगर बेसिक क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा, अगर ट्विस्ट करके देगा तो फिर नहीं बनेगा। तो ट्विस्टेड क्वेश्चन के लिए उतना एक ट्विस्टेड के लिए मेहनत क्यों करें, इसलिए जो ज्यादा चैप्टर पढ़ लेंगे तो वो शायद ज्यादा बेनिफिट होगा, तो वही किया। बहुत ही बढ़िया। इसमें निधि जी जैसे हम लोग जब क्लास में पढ़ाते थे, तो हम लोग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के ऊपर दबाव होता था कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाने ही बनाने हैं, है ना? हाँ ईयर वाइज, चैप्टर वाइज जो जेईई मेंस में प्रीवियस ईयर के सवाल है या हाँ जेईई एडवांस की जो प्रीवियस ईयर सवाल है, मतलब उसको बनाने से कुछ मतलब आइडिया लगता है, कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ता है उस चीज को करने से। हाँ, प्रीवियस ईयर तो बहुत इम्पोर्टेंट है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। मेरा भी मतलब प्रीवियस ईयर 3 से 4 बार कंप्लीट किए, क्योंकि ऐसा हो गया था कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्या है वो भी याद हो गया था, कोई कोई चीज के लिए। और प्रीवियस ईयर में भी सेम मतलब कॉन्सेप्ट, क्योंकि वही रहेगा, क्वेश्चन का तरीका अलग रहेगा, ये तो पता चल जाता है प्रीवियस ईयर से। और प्रीवियस ईयर 3 से 4 बार बनाना मतलब बहुत है, क्योंकि पैकेज का क्वेश्चन बनाकर फिर प्रीवियस ईयर बनाने पे ना प्रीवियस ईयर थोड़ा आसान लगता है, क्योंकि पैकेजेस में ज्यादा टफ क्वेश्चन रहता है। तो प्रीवियस ईयर बनाने से एक वहां पे कॉन्फिडेंस आता है कि पैकेज पढ़ा है तो प्रीवियस ईयर बन रहा है, मतलब वहां पे भी बन सकता है, तो ये कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है। और ये लगता है कि प्रीवियस ईयर में ही मतलब वही सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो इसी को अगर 2-3 बार बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट रिवाइज तो हो ही जाएगा। और वैसा ही क्वेश्चन पूछता, एडवांस में तो नहीं लेकिन मेंस में वैसा ही क्वेश्चन लगभग होता है, कभी कभी तो रिपीटेड भी होता है, तो रिपीटेड में अगर याद है तो डायरेक्टली हो गया, नहीं तो फिर वैसा ही रहता है, कुछ ज्यादा यूनिक क्वेश्चन नहीं मेंस में आ जाता, तो प्रीवियस ईयर में फायदा तो है। बिल्कुल। अच्छा, आपने जेईई मेंस और एडवांस से पहले कोई टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन की थी आपने? मतलब फुल लेंथ पेपर्स की प्रैक्टिस करना भी कहीं न कहीं ज़रूरी होता है। जैसे हमेशा हम बच्चों को बोलते हैं कि चाहे वो सीबीएसई का बोर्ड हाँ एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेईई मेंस हो, चाहे एडवांस हो, आपको हमेशा 1-2 महीने पहले से ही फुल लेंथ पेपर की बैठ के अपने आप को टिका के 3-3 घंटे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने मतलब इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया था? हाँ, टेस्ट सीरीज तो मतलब जब 2 ईयर प्रोग्राम था तो उस टाइम पे तो कुछ नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मतलब खुद का टेस्ट सीरीज कोचिंग वाले कंडक्ट कराते थे, तो वही रहता था। जब विद्या मंदिर मतलब ड्रॉप ईयर में जब गए तो निधि जी, आपकी आवाज़ कट गई है। हेलो? अभी 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 ठीक है। हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए। हाँ, तो मेंस और एडवांस्ड के बीच जो गैप होता है उसमें टेस्ट कुछ कंडक्ट नहीं करवाया गया था, तो लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 6 आवर पेपर, मतलब 3 आवर फर्स्ट पेपर, फिर हाँ, 3 आवर सेकेंड 9 से पेपर, 12, 2 से 5 बिल्कुल। हाँ अवेलेबल रहता है, तो उसी को बस अच्छे से किए। ओके। हाँ, मतलब एक दिन में एक टेस्ट देते थे 6 आवर का, फिर उसको 2 दिन तक उसमें क्या क्या गलत था ये था, 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम देके उसको करेक्ट करते थे, या फिर कंसेप्ट, फिर अगर कुछ नया है एडवांस में, नया कंसेप्ट तो हमेशा कुछ ना कुछ रहता था, उसको सीखते थे, फिर थर्ड डे फिर एक नया टेस्ट देते थे, तो ऐसे ही रिवाइज किए, कुछ अलग टेस्ट सीरीज कभी ज्वाइन नहीं किया, प्रीवियस ईयर को मेन फोकस रखा। मतलब प्रीवियस ईयर वाले पेपर्स को आपने प्रिंट आउट निकाल के 3-3 घंटे जो फुल लेंथ हाँ था उसी में आप बैठ के लगे रहे, है ना? हाँ, प्रिंट आउट नहीं, टाइम लिमिट फोन पे ही डाउनलोड करके, अच्छा, मतलब कुछ ठीक है, एप्स पे भी था, एप्स पे ठीक है, होता है, टाइम लिमिट में ही था। हाँ ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक और मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, जैसे मेनली केमिस्ट्री वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूँ निधि जी, तो बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ही खौफ लगता है ना? हाँ और मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे अगर हम बात करें फिजिकल हो गया या इनऑर्गेनिक हो गया, तो उसमें जो चैप्टर्स है वो बटे हुए हैं। आप अगर एक चैप्टर मिस भी करते हैं तो आप दूसरा चैप्टर पकड़ सकते हैं, लेकिन हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शायद ऐसा नहीं है, बिकॉज हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिएक्शंस हाँ पूरी हाँ आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और अगर बच्चे ने कोई बीच की एक कड़ी अगर खराब कर दी तो वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो पूरा खत्म हो जाता है उस बच्चे का, अगर हाँ। देखा जाए तो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके आपका क्या हमेशा से अप्रोच रहा था और आपने मतलब कैसी चीजों को किया फॉर दी स्पेसिफिक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक तो पर्सनली मेरा फेवरेट टॉपिक था केमिस्ट्री क्या में। क्या बात करते हैं?
हाँ, सही है। मतलब क्योंकि नहीं फेवरेट इसलिए क्योंकि रिवीजन वो करते रहते थे, तो वो बनता था, तो जो कोई जिसमें से क्वेश्चंस बनेंगे वही फेवरेट होंगे, जो नहीं बनेगा वो खराब ही लगेगा। सही तो सही। ऑर्गेनिक जब स्टार्ट हुआ तो पहले ही टीचर्स डरा चुके थे, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत टफ है। तो जब पता है ऑर्गेनिक बहुत टफ है, तो मतलब टाइम ज्यादा लगेगा, रिवीजन ज्यादा करना है। तो टफ मान के रिवीजन बहुत क्या, स्टार्टिंग से ही फोकस रखा कि ऑर्गेनिक बहुत टफ है, इसको तो करना ही है अच्छे से, ये नहीं तो फिर छूट जाएगा। तो ऑर्गेनिक में वही स्टार्टिंग जब भी स्टार्ट हुआ बेसिक से, तो तभी उसी टाइम से देखते रहे। फिर आगे का भी कुछ कुछ एक बार रिएक्शंस देख, एनसीईआरटी में तो रहता, एनसीईआरटी में उतना भी नहीं रहता है जितना कोचिंग में पढ़ाया जाता है, ऑर्गेनिक में मेनली, बाकी दोनों में रहता है। तो कुछ कुछ देखते थे, तो फिर आगे का भी एक बार रहता है, कोचिंग में जाने के बाद पता रहता है कि अच्छा अभी ये होगा, अभी ये पढ़ाया जाएगा, तो रिएक्शंस अच्छे से पता रहता था। तो मतलब अगर टीचर बता रहे हैं तो और डीपली पता चल जाता था, तो ऐसे मजा आता था ऑर्गेनिक में मेरा तो। और सबसे खराब तो इनऑर्गेनिक लगता था, इसलिए उसको बहुत टाइम भी, जो खराब लगता है उसको भी टाइम देना, जिसमें मजा आता है उसको भी टाइम देना, दोनों ही को देना। तो ऑर्गेनिक मेरे लिए तो अच्छा था। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल ले दीजिए, आपसे मैं पूछना चाहूंगा बस, ये जो मेंस और एडवांस के बीच में जो डिफरेंस आता है, जो गैप क्रिएट होता है, हाँ तो मतलब ये डिफरेंशिएट बच्चा कैसे करे? जैसे नॉर्मली हम बोलने के लिए बोल देते हैं कि मेंस में कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और एडवांस में जो अप्लाइड पार्ट होता है ज्यादा घुस के ज्यादा डेप्थ में पूछता है चीजों हाँ को लेके। तो अपनी प्रिपरेशन के दौरान मतलब कैसे आप चीजों को बांटेंगे कि ये मेंस है, ये एडवांस है, ये मेंस है, ये एडवांस है? कभी कुछ ऐसा आपने सोचा, या सिर्फ नॉर्मल आप पढ़ते गए और बस लगे रहे, अपने आप चीजें हो गई? किस तरह का अप्रोच हाँ, था? नहीं वो तो मतलब बांटा था, क्योंकि मेंस के टाइम प्रिपेयर करने के लिए एडवांस का क्वेश्चन बनाना जरूरी नहीं है, और वो क्लियर होना चाहिए कि ये एडवांस टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अभी मेंस टाइप के क्वेश्चन को हाथ लगाते हैं। तो अभी तो कोचिंग में तो डायरेक्टली मतलब ऐसा दिया रहता है कि ये इजी पैटर्न है, तो ये मेंस के लिए ज्यादा अच्छा है। ये टीचर्स भी बहुत हेल्प करते हैं कि ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, या ऐसा क्वेश्चन मेंस में आएगा, ये क्वेश्चन एडवांस का है, तो कुछ कुछ क्लियर वहां से हो जाता है। और अगर खुद नहीं भी हो रहा है, तो जहाँ पे मतलब नया कंसेप्ट बहुत ज्यादा अलग लग रहा है, वो और एडवांस का क्वेश्चन पता चल जाता है कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, देख के या फिर बनाने टाइम पता चल जाता है। और मेंस लेवल का मतलब जो एनसीईआरटी में रहता है वो मेन फोकस रहता है शायद मेंस में। केमिस्ट्री में तो बिल्कुल मेन फोकस एनसीईआरटी को ही किया जाता है, और फिजिक्स में थोड़ा बहुत रहता है ट्विस्टेड, मेंस में भी, लेकिन वो भी बन जाता है अगर नोट्स अच्छे से रहे, या फिर तो कैरेक्टराइज करने के लिए दोनों, मतलब कौन सा मेंस का कौन सा एडवांस का है, वो मतलब खुद लगता था कि, और फिर टीचर्स बहुत हेल्प करते थे इसमें कि अभी मेंस का क्वेश्चन बनाओ, ऐसा ऐसा मेंस का क्वेश्चन है, अभी एडवांस क्वेश्चन होने का जरूरत नहीं है। तो प्रीवियस ईयर से इतना आइडिया लग जाता था प्रीवियस ईयर बनाते बनाते कि अभी ये क्वेश्चन एडवांस का, इसको नहीं अभी करना है, अभी मेंस का ही बस करना है। क्योंकि ड्रॉप ईयर में तो है, पहले मेंस तो निकाल लेते हैं, फिर एडवांस सोचते हैं कोई एक तो निकल जाए, तो वहां पे बहुत जरूरी था, वहां पे मेंस के टाइम एडवांस का बिल्कुल नहीं छूते थे। फिर एडवांस के लिए ना अच्छा खासा टाइम मिल जाता है अगर अच्छे से प्रिपेयर रहता है, फिर उस टाइम पे एडवांस का क्वेश्चन बनाता है। क्वेश्चन कैसे डिवाइड करे, कौन सा मेंस का कौन सा, वो खुद मतलब खुद पता चलने लगता है, कुछ ऐसा क्राइटेरिया तो नहीं है कि, क्योंकि हाँ। चलिए बहुत ही बढ़िया निधि बेटा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर थैंक यू एंडेवर्स। सर। आप बहुत अच्छा करें, बहुत तरक्की करें, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे इतने टाइम बाद बात करके। मतलब कभी आपने नारायणा में तो कभी आपने बात की ही नहीं कभी आपने, है ना? हाँ, लेकिन नारायण में बस क्वेश्चन पूछना होता था और हाँ, कुछ। सिर्फ आप सवाल पूछा करते थे, बिल्कुल। लेकिन मुझे याद है, मतलब क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एकदम आप एकदम आगे बैठना, एकदम शांत बैठना, पतली दुबली सी हाँ चुपचाप बैठी रहती थी, एकदम चश्मा पहन के देखती रहती थी क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या हाँ। पढ़ाया जा रहा है ना? तो उस हिसाब से अगर मैं आपको आज देखता हूँ तो बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं, चलिए कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो है कुछ अच्छा कर रहे हैं और एक अच्छी जगह जा रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा। ठीक है निधि जी, यस। चलिए ऑल द बेस्ट बेटा, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू।